आज सीएमए फाइनल का जुलाई 2023 अटेम्प्ट का एसएफएम पेपर का एग्जामिनेशन था। अभी ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस दोनों पैरेलली चल रही है, तो दो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट को लग रहा है कि न्यू सिलेबस में का क्वेश्चन जो है वो आसान है, और न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट को लग रहा है कि ओल्ड वाले का पेपर आसान है, क्योंकि उन लोगों का अपना अपना पेपर जो है वो डिफिकल्ट लग रहा है। और अगर थोड़ा सा जिस तरीके से मैंने अभी क्विक रिव्यू किया है, मुझे भी लगता है कि पेपर जो है अब एवरेज है। और इंस्टीट्यूट एमसीक्यू के पार्ट पे खास करके 2016 सिलेबस वाले पे अनफेयर जरूर है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे एमसीक्यू जो है वो 2-2 मार्क्स से पूछा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एमसीक्यू का मतलब होता है कि आपको किसी में 2 से 3 मिनट लगा के पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपको 5 से 10 मिनट अगर किसी एमसीक्यू को सॉल्व करने में अगर लग रहा है, तो एमसीक्यू नहीं होना चाहिए, वो आपका न्यूमेरिकल एक डिस्क्रिप्टिव आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, जो कि आपका 5 to 8 मार्क्स होना चाहिए, जो मुझे लगता है। पर देखिए, हम इंस्टीट्यूट को बदल नहीं सकते, तो हमें अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपना लेवल जो है बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरीके से माइंडसेट से हम पहले पढ़ा करते थे कि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आ जाया करता है, ऐसा नहीं है। अब इंस्टीट्यूट पढ़े हुए क्वेश्चन तो पूछ रहे, सिलेबस के अंदर से भी पूछ रहे, अगर तो वो क्वेश्चन सारे पिक कर रहे हैं, जिसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगते हैं। और स्टूडेंट जब घर पे जब पढ़ रहे होते, जब से जिस टाइम रिविजन कर रहे होते, उस टाइम वो ऑडिट करने की आदत हो गई। जितने भी स्टूडेंट ऑडिट करके अभी पढ़ते हैं या रिविजन करते हैं, उन सब का एग्जामिनेशन आज खराब हुई है। रीजन ये है क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, जब तक आप घर पे सॉल्व करके प्रैक्टिस नहीं किए होगे ना, तो एग्जामिनेशन में वो 100% एक्यूरेट कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता। और यही आज के एग्जामिनेशन में भी हुआ है। तो मेरा ओपिनियन अगर पूछोगे, मुझे भी लगता है कि इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा बैलेंस पेपर बनाना चाहिए। कुछ अगर डिफिकल्ट दे रहे हो तो कुछ आसान, इसको कॉम्बिनेशन बना के इस तरीके से पेपर देना चाहिए। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका जो है फेयर होना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने सिलेबस को डिजाइन किए हो, आपका एग्जामिनेशन में भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही होना चाहिए, जो कि आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। जैसे मैं अभी न्यू सिलेबस पे आ जाऊँ, 2022 सिलेबस की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि कैपिटल बजटिंग से जो इंस्टीट्यूट ने 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, ये कैसे फेयर हो सकता है? आप एक चीज बताइए, आप जब अपने सिलेबस के अंदर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिए हो, ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप अगर देखेंगे तो कैपिटल बजटिंग, लीजिंग डिसीजन और सिक्योरिटाइजेशन, इन सारे चीजों को मिला के आपको 25% का वेटेज दिया गया है, जिसमें से आपको कैपिटल बजटिंग का वेटेज 20% का है। जबकि अगर आपको देखा जाए यहाँ पे, तो ओनली कैपिटल बजटिंग से 40 मार्क्स दिया गया है। बाकी देखोगे तो फॉरेन एक्सचेंज से 10 मार्क्स दिया गया। इस तरीके का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो सारे चैप्टर जो होते हैं ना, वो एक तरीके से पढ़ते हैं। अब किसी में आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन, लंबे लंबे क्वेश्चन अगर आपने ज्यादा मार्क्स का डाल दिया, तो स्टूडेंट का पेपर तो वैसे ही खराब होना है। क्योंकि नए क्वेश्चन तो वैसे भी फेस करने लायक कभी एग्जामिनेशन में होते नहीं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है। अगर मैं ओल्ड सिलेबस में पहुंचूं, तो ओल्ड सिलेबस वाले का देखा जाए तो एटलीस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा उससे सही है, कि चलो फॉरेक्स हो गई, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, सबको उस तरीके से टच किया गया है। तो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक था, लेकिन इसके जो एमसीक्यू थे वो बहुत ज्यादा लेंदी थे। अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूँ, तो सारे के सारे क्वेश्चन पढ़े हुए थे, सारे के सारे क्वेश्चन अपने बुक से थे। ये हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर है। बाकी पढ़ा हुआ जरूर था, लेकिन इसके अंदर अगर सॉल्व करने जाते, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा लेंदी है, टाइम टेकिंग है। और अगर किसी का प्रैक्टिस कम हुआ होगा, तो वो 100% एक्यूरेट एग्जाम में सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए बच्चे जो है यहाँ पे परेशान है। और अगर मैं न्यू सिलेबस में पहुंचूं, तो न्यू सिलेबस वाले का जो आपका कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन था, वो आपका नया था। ऊपर से आपका जो केस स्टडी था, वो आपका नया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेपर की पैटर्न अलग है। जो आपका सेक्शन सी है, उसमें आपका केस स्टडी डाला गया है। और एक आपका पोर्टफोलियो का नया क्वेश्चन था। तो हम कह सकते हैं 3 क्वेश्चन इसमें आपको नए दिखे हैं, जिसमें से 2 कैपिटल बजटिंग का और 1 पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान था। बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपका ऑलरेडी पढ़े हुए थे, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना है। जैसे आप इसमें देखोगे, फॉरेक्स और डेरिवेटिव का मिक्सर वाले क्वेश्चन जो पूछा गया है 21C, ये भी आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। उस क्वेश्चन को पिक किया गया है। तो और ये आपका जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन का जो क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये खास करके इंस्टीट्यूट को नहीं पूछना चाहिए था। इंस्टीट्यूट ने ये जो पूछा है कन्वर्टिबल बॉन्ड का कुछ कॉन्सेप्ट पूछा है। जबकि इंस्टीट्यूट के अगर आप सिलेबस के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, इसका जो इसमें जो आपका बॉन्ड वैल्यूएशन का जो आपका सिलेबस है, इसके अंदर जाके देखोगे, तो इंस्टीट्यूट ने बहुत ही, कहीं पे भी इंस्टीट्यूट ने अपने कन्वर्टिबल डिवेंचर पे कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है। और जब अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा, ये देखो, बॉन्ड वैल्यूएशन का क्या चीज पढ़ने को बोला है। कहते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर प्राइस निकालना है और यील्ड निकालना है। और इंस्टीट्यूट ने कन्वर्टिबल बॉन्ड का कैलकुलेशन करवाया है, स्ट्रेट वैल्यू निकलवाया है, डाउन साइड रिस्क निकलवाया है, सब कुछ कैलकुलेट करवाया है, जो कि हम कह सकते हैं सिलेबस में नहीं था। हकीकत तो है, मैं आपको बता दूं, ये पढ़ाता हूं, ये हमारे बुक की क्वेश्चन जरूर है, याद रखिएगा।
क्योंकि ये सीए वालों को पूछा जाता है, ये बुक हमारे बुक की क्वेश्चन जरूर है, लेकिन जब हम पढ़ा रहे थे तो सीएमए के स्टूडेंट को मैंने 2 क्लास बोला था कि आप चाहो तो स्किप कर लो क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ये मुझे पोर्शन नहीं दिखता है। मैंने स्किप करवा दिया था क्लास के अंदर। तो अब आप मुझे बताइए, मुझे सिलेबस में नहीं दिखा, मैंने स्किप करा दिया और आपने उसी क्वेश्चन को पूछ दिया, तो ये कहाँ से फेयर हो गया बताइए? या तो आप सिलेबस में लिख के दिए कन्वर्टिबल डिवेंचर भी हम पूछते हैं आपसे, जितने भी कन्वर्टिबल डिवेंचर का कॉन्सेप्ट है सारा पूछेंगे, बॉन्ड रिफंडिंग पूछेंगे तो हम वो भी पढ़वाएंगे। ये क्वेश्चन सीए के एग्जामिनेशन में जरूर पूछा गया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये सीए के सीएमए के सिलेबस में है, इसलिए मैंने स्टूडेंट को भी सजेस्ट कर दिया था कि आप मत पढ़ो। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये स्टूडेंट का भी ये भी क्वेश्चन गया। बाकी ये क्वेश्चन तो वैसे भी डिफिकल्ट है, वैसे पढ़ाया हुआ है, क्लास में सॉल्व कराया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है तो कह सकते हैं। बट एक चीज और भी है, एक अच्छी बात क्या है कि आपको चॉइस बहुत ज्यादा दिया है, तो इसीलिए इतने आपका डिफिकल्टीज आपको फेस करने के बावजूद भी एग्जाम्शन कहीं नहीं जा सकता। पॉजिटिव चीजों को लेके आइए आप। अब आप पॉजिटिवली सोचिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको लगा कि देखो जी हमारे को ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, चलो आपने इस क्वेश्चन को चॉइस में चले गए और इस क्वेश्चन को आप चॉइस में चले गए। तो अगर ये 2 क्वेश्चन को अगर हम चॉइस में चले जाए तो भी आपका देखिए आराम से अब आपका 100 मार्क्स रहता है। अब आपका देखो कैपिटल बजटिंग का ये बेस क्या कहते हैं, केस स्टडी तो जरूर है लेकिन एनपी भी निकालना है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेंगे तो हो जाएगा। यानी कि फिर भी एग्जाम्शन हम आराम से ला सकते थे अगर सही से आपका पढ़ा हुआ और घर पे प्रैक्टिस करके पढ़ा हुआ है तो। यानी कि अब इतना भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। एक बार क्विकली हम लोग अगर क्वेश्चन को एक बार देख ले ऊपर ऊपर से नजर डाल के, पहला एमसीक्यू पे अगर हम लोग आ जाए तो ये आपका कैपिटल बजटिंग का है और ये बेस केस एनपीबी की बात कर रहे हैं। आपको पता है बेस केस एनपीबी कैसे निकालते हैं, हम जो डेट पोर्शन होता है उसको इग्नोर कर देते हैं तो हमारा बेस केस एनपीबी आ जाता है, और इसमें अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट अगर हम ऐड कर देते हो हमारा एडजस्टेड एनपीबी आ जाता है। मुझे एक बात क्या है कि आपका देखो ये नए सिलेबस वाले में भी आपका पहला क्वेश्चन बेस केस और एडजस्टेड एनपीबी का पूछा है, और यहाँ पे देखोगे अगर ओल्ड सिलेबस वाले में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको बेस केस और एडजस्टेड एनपीबी का ही पहला एमसीक्यू पूछा गया है। तो शायद लगता है कि एक ही एग्जामिनर ने दोनों तरफ आपको एक ही चीज डाल दिया है, तो ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व होने लायक था। मैं क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा, आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। परपेचुअल कैश फ्लो हमारा इतना आ रहा है, इसका प्रेजेंट वैल्यू आपका आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 0.14 का, यानी कि आपका 42 पॉइंट समथिंग आ जाएंगे, और आपका 39 का जो है आपका क्या कहते हैं आपका आउटफ्लो है, तो माइनस अगर मैं 39 कर दूं तो 3.85 आता है। तो यानी कि यहाँ पे जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर उन्होंने मिस्टेक कर लिया 3.56 नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से 3 पॉइंट जो है वो 8.6 होना चाहिए। अब कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गया हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने तो अभी अपेरेंटली जो कैलकुलेट किया उसमें तो मुझे यही नजर आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर अगर 2 में जाओगे तो मजे की बात क्या है, यहाँ पे PQRT 4 सिक्योरिटीज दे रखा है, यहाँ पे ABCD दे रखा है। अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट ABCD लिख दिया और यहाँ पे कहते हो PQRT में से किसको सेलेक्ट करो। देखो इतना आसान है, ये छोटू को बुलाने की बात कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को छोटा करना है, इस स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको एनपीवी से डिवाइड करना है। आपका जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन छोटा है वो आपका लेस रिस्की प्रोजेक्ट है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन छोटा है, तो मैं ए को मान लो अगर पी तो पी होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो है वो क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि बताइए इसमें से कौन सी डिजिटल फाइनेंस की कंपोनेंट नहीं है। डिजिटल फाइनेंस का कंपोनेंट क्या नहीं है, देखिए आपका जो ये एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो भी कोई चीज़ अगर आप यूज़ करते हो जितने भी इंटरनेट पे वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसके बिना तो कोई डिजिटल फाइनेंस तो हो नहीं सकता। क्लाउड सर्विस के बिना तो कभी डिजिटल फाइनेंस हो नहीं सकते हैं। स्टेबल कॉइन्स है और इंटरनेट है, याद रखिए स्टेबल कॉइन्स जो है ये आपका डिजिटल फाइनेंस की पार्ट नहीं है। तो आपका इसका जो मेरे हिसाब से जो आपका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बनता है, जो चॉइस बनता है वो सी का। चौथे पार्ट पे आ जाए तो ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ये मैं आपको बता दूं इस तरीके का क्वेश्चन कितने बार 5 मार्क्स में पूछा गया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया है। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है 12 करोड़ यानी कि 1200 लाख, तो 1200 इसका बीटा है आपका 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इतने, यानी कि 1800 लाख वैल्यू का आपका क्या कहते हैं इंडेक्स फ्यूचर जो है आपको खरीदने या बेचने पड़ेंगे। तो इसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 8 लाख का, तो डिवाइडेड बाय अगर मैं 8 कर दूं तो आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है 225 आ जाते हैं। इसका आंसर आपका सी होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगेन आपका फॉरेन एक्सचेंज का है। फॉरेन एक्सचेंज का इसमें आपको 2 एक्सचेंज रेट दे रखा है, आपको क्रॉस रेट पूछा गया है। क्रॉस रेट में पूछा गया है डायरेक्ट कोट ऑफ द यूरो करेंसी, तो आपको बेस करेंसी यूरो करेंसी लेना है। आप इक्वेशन बनाओगे और इक्वेशन बनाने के बाद आप जो देखोगे 88.87 आता है, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आता है आपका बी आते हैं। इसमें बोला गया प्लेन वनीला इंटरेस्ट स्वैप कौन सी है, तो आपको याद होगा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर हमने जो इंटरेस्ट रेट स्वैप का 2 टाइप्स पढ़ा था, एक प्लेन वनीला था
और एक आपका क्या कहते हैं जेनेरिक स्वैप था। तो प्लेन वनीला हो या जेनेरिक स्वैप हो, दोनों फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग होता है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है आपका फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग होता है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया कि थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ऑप्शन, आपका जो ऑप्शन का वैल्यू बढ़ जाता है 1.75 से, जबकि आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है 1.75 से। आपको याद होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने घटने से अगर ऑप्शन के प्राइस बढ़ता घटता है तो उसका जो मेजरमेंट है ऑप्शन ग्रिक्स के, वो आपका रो से किया जाता है। तो रो जो है आपका, क्योंकि आपको याद होगा ऑप्शन ग्रिक्स के अंदर डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो, ये जो 5 आपका कंपोनेंट है, इसमें से आपका रो जो होते हैं इंटरेस्ट रेट से लिंक है। तो ये कह रहा है किसका होगा, तो याद रखना जो इंटरेस्ट रेट से कॉल ऑप्शन का प्राइस में पॉजिटिव लिंकेज होता है, पुट ऑप्शन के प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ कह रहे हैं कि आपका प्राइस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है और ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है। तो आपका ये होना चाहिए रो ऑफ पुट ऑप्शन। तो इसकी जो आंसर होगा आपका, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। अब आ जाते हैं अगला, स्टेट सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन किस चीज का होता है बताइए। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होते हैं आपका रिस्क फ्री प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ, जिसमें से आप अगर देखोगे तो ये जो है आपका बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो रिलेशनशिप है आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन देता है। तो इसमें बोला गया कि बताइए वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है कौन होगा, तो इंटरसेप्ट आपका रिस्क फ्री होता है, तो इसका आंसर आपका ए होना चाहिए। और ये हमने कितने बार क्लास वगैरह में इंटरसेप्ट स्लोप वगैरह पे बहस कर रखा है। 9th नंबर पे हम आ जाओ तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया कि म्यूचुअल फंड का, आपको बता दो ये क्वेश्चन हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 6 का भी है, जो कि ऑलरेडी आपका ज्यादा मार्क्स में आया हुआ है। उस क्वेश्चन को ये 2 मार्क्स में पूछा गया। इसमें क्या बोला गया कि अगर एक पर्सन है कोई मिस ब्रिस्टी जो है, वो अगर बैंक में जाके पैसे इन्वेस्ट करता है तो उनको जो है 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। और 4 ईयर के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया तो 136 हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि म्यूचुअल फंड को अगर मैं दे दूँ तो म्यूचुअल फंड में कितना कमा के देगा, ताकि हमारे लिए इनडिफरेंस हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इन म्यूचुअल फंड को अगर यहाँ पे 2% का लोड है तो 98.04 पैसे मार्केट में लगा पाएगा। इनडिफरेंस का मतलब है फ्यूचर वैल्यू दोनों का मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने रिटर्न देखा है 8.55% का रहा है, तो यहाँ पे 8.55% इसका आंसर जो मेरे हिसाब से होना चाहिए बी। अगर मैं 10th नंबर पे आ जाऊं तो ये आपका बोलता है कि बताइए इसमें से कौन सी रिस्क आपका मार्केट रिस्क नहीं है। एक चीज याद रखेंगे, इक्विटी रिस्क मार्केट से लिंक है, आपका इन्फ्लेशन रिस्क जो है ये भी आपका मार्केट से लिंक है। और जो डाउनग्रेड रिस्क है ना, वो क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट का रिस्क है ये कि डाउनग्रेड रिस्क है ये आपका। तो इसमें से जो आपका मार्केट रिस्क का जो पार्ट नहीं है वो मेरे हिसाब से डाउनग्रेड रिस्क होना चाहिए। तो ये आपका एमसीक्यू का पोर्शन था। अब अगर सेक्शन बी में आ जाए तो इसको, इस सेक्शन के अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से 4 का आंसर दे रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आप आराम से चॉइस में जा सकते हो। ये जो आपका कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है वो नए क्वेश्चन थे, जिसके अंदर आपको 2 ऑप्शन को इवैल्यूएट करा रहा है। एक पुराने जो मशीन है उसको ओवरहॉलिंग करा के आप उसको यूज करो या आप उसको रिप्लेस कर लो। तो ओवरहॉलिंग वर्सेज रिप्लेसमेंट का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाता है। लेंदी इसलिए हो जाता है क्योंकि 5 साल का लाइफ दिया गया है और क्वेश्चन के अंदर आपको इन्फ्लेशन का भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। और जैसे अगर आपको इन्फ्लेशन दे दिया जाता है तो आपको पता है कि उसके बाद आपको हर साल का अलग अलग आपको कैश फ्लो निकालने पड़ जाएंगे। और अलग अलग अगर कैश फ्लो निकालने पड़ गया तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बता रखा है कि देखो, अगर हर साल का कैश फ्लो निकालने की अगर सिचुएशन बन जाता है तो ये क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाता है। चाहो तो आप इसको मजबूरी में सॉल्व करना, शौक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अगर एग्जामिनेशन होता तो इस क्वेश्चन को मैं चॉइस में जाता। अगर मान लीजिए किसी को लगा कि नहीं कैपिटल बजटिंग में ज्यादा कमांड था, अगर सॉल्व करते तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। ऐसा नहीं कि सॉल्व होने लायक नहीं था, थोड़ा सा टाइम लगता लेकिन क्वेश्चन आपको सॉल्व होते। ड्यू टू द इन्फ्लेशन ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर मैं आ जाऊं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पे, तो ये क्वेश्चन आपका कितने बार पूछा गया आज तक पता नहीं। डिसीजन ट्री का ये क्वेश्चन है। डिसीजन ट्री क्वेश्चन नंबर 14 का ए है कैपिटल बजटिंग का। ये क्वेश्चन आपको शकल सूरत देख के आपको पता चल रहा होगा। ये क्वेश्चन आराम से आपका सॉल्व होने लायक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 का ये आ जाए, ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 4 12 का बी हमारे बुक का। लेकिन इवन मैं भी बताऊं, मैंने भी बोला था कि आप लोग छोड़ के चले जाइए, तो मैं इसको तो कह ही सकता हूं कि इस क्वेश्चन को भी अंदर आपको चॉइस में ही जाना चाहिए था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कन्वर्टिबल वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कन्वर्जन प्रीमियम, डाउन साइड रिस्क और कन्वर्जन पैरिटी। टाइम तो टेकिंग नहीं था, ये आराम से आपको मुश्किल से 10 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये था कि आउट ऑफ सिलेबस होने की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट जो होगा इसको नहीं पढ़ा होगा। तो ये भी क्वेश्चन अगर आप चॉइस में चले जाते तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहता। तो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन जो था ये तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाते आराम से। ये आपका 10 मार्क्स का हो गया। और डिजिटल फाइनेंस का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपका 6 मार्क्स का। तो हम कह सकते हैं एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से निकल जाती। और अब ये क्वेश्चन भी जो है आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ क्वेश्चन था म्यूचुअल फंड का। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपका थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करा के दिया गया था। जो बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा इसकी लेवल जो थी हाई थी, लेकिन ये सॉल्व होने लायक था। अगर आपने सॉल्व भी किया होगा तो ये क्वेश्चन आराम से आपका सॉल्व हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 के ए पे अगर हम आ जाए तो 5 का ए आपका, हाँ यही क्वेश्चन जो है पोर्टफोलियो का आपका नया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपको इसमें और इसमें कितने पैसे लगाते, आपके पास 20 लाख का आपका क्या कहते हैं अमाउंट थे। आप इसका आप क्या कहते हैं वेट, आप जैसे 20 लाख का अमाउंट है तो सबसे पहले तो आपका सबका वेट निकालना पड़ता। तो अगर मैं वेट निकालने जाते इस क्वेश्चन के अंदर तो आपका वेट आ जाता कितना, देखो 4 डिवाइडेड बाई 20, ये आपका 0.20 को वेट आता। 5 डिवाइडेड बाई 20, इसका वेट आपका 0.25 हो जाते। इसका वेट x मान लेते और इसका वेट 1 माइनस 0.20 माइनस 0.25 माइनस x अज्यूम करके, और अब ये बोला गया है कि ये ऐसा होना चाहिए कि एज इक्वली पोर्टफोलियो इक्वली एज रिस्की एज मार्केट, यानी कि आपको क्या करना है इसमें ऑब्जेक्टिव रखना है बीटा पोर्टफोलियो का कितना 1, यानी कि बीटा पोर्टफोलियो का 1 मिला के आपको यहाँ पे x निकालना है और वही चीज आपका है इस क्वेश्चन में आपका डालना चाहिए। ये क्वेश्चन नया जरूर था लेकिन आराम से सॉल्व होने को लायक क्वेश्चन था। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, ये क्वेश्चन भी आपका देखो शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो पे क्वेश्चन तो जरूर पूछा गया लेकिन इसके अंदर भी मॉडिफाई किया। अगर थोड़ा सा भी अगर आपने लॉजिकली पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए होंगे, लेकिन अगर किसी ने सिर्फ पास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन सॉल्व करके गए होंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर भी इनको मॉडिफिकेशन की वजह से दिक्कत आए होंगे। क्योंकि मैं बता दूं आपको, देखिए अगर आपको शार्प रेशियो निकालना है तो कैसे निकालते हैं बताइएगा, रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिटर्न रिस्क फ्री डिवाइडेड बाय आपको लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। अब ये आपका शार्प रेशियो आ जाता। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखिए इसमें आपके म्यूचुअल फंड की कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे दिया है। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट खास करके आपको बीटा के लिए यूज हो बीटा निकालने के लिए ट्रेनर रेशियो के लिए यूज हो जाएगा, लेकिन इसमें देखो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा, बिना स्टैंडर्ड डेविएशन का शार्प रेशियो आपका निकल के नहीं आएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है तो 3 डेटा तो दे रखा है ना, तो आपको 4 कॉलम बना के यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, मीन रिटर्न भी निकालने पड़ेंगे। जैसे आपका मीन रिटर्न अगर यहाँ पे निकालते हो 10 + 8 + 12 डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हो तो ये आपका 10% का एवरेज रिटर्न आ गया, और उसी 10% का एवरेज रिटर्न पे डेविएशन लीजिए, फिर डेविएशन का स्क्वायर लीजिए, उस डेविएशन के स्क्वायर को एवरेज करके आपका क्या आ जाता स्टैंडर्ड डेविएशन, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आप यूज करते और उस स्टैंडर्ड डेविएशन से आपका शार्प रेशियो आ जाता। अब रहा कोवेरियंस वगैरह निकालने की आपको जरूरत नहीं था क्योंकि कोरिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। तो जो 9 कॉलम हम लोग बनाया करते थे 9th कॉलम की जरूरत नहीं पड़ता, तो ये क्वेश्चन भी आराम से आपका सॉल्व हो सकता था। ठीक है, अगर डिटेल किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका डिटेल सॉल्यूशन भी आपका पूरे के पूरे क्वेश्चन का मैं क्या कहते हैं अवेलेबल करा दूं। इंटरेस्ट होगा तो प्रोवाइड करेंगे, नहीं होगा इंटरेस्ट तो कोई बात नहीं, इतना हम एनालिसिस कर लिए वही आपके लिए काफी है, बाकी आप देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 के पे हम लोग आ जाए तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 13 के 8 है। ये ऑलरेडी आपका सीए के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आप अगर पढ़ के गए होंगे तो सॉल्व हो जाएगा, अगर पढ़ के नहीं गए होंगे सॉल्व करके नहीं गए होंगे तो ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था। इसलिए हम कह रहे हैं कि पेपर जो है आसान नहीं था इस बार। अगेन देखिएगा जनवरी 2023 की तरह 80+ मार्क्स किसी को आपको नहीं दिखने वाला है जो मुझे लगता है। ठीक है, अब हो सकता है कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो ले आए तो बात अलग है, अदरवाइज जैसे होते ना कभी कभी कि जिसको भी पूछो 70+ 80+, वैसे मार्क्स इस बार भी आपको न्यू सिलेबस वाले में दिखने वाला नहीं है। इवन मैं आपको बोल दूं ओल्ड सिलेबस में भी नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, अगर पढ़े होंगे तो हो जाता। अगर ये क्वेश्चन नंबर 16 का डी है हमारे, ये तो बहुत आराम से, ये तो सबको सॉल्व होना चाहिए। ये क्वेश्चन को तो सबने सॉल्व किया होगा क्योंकि आपके एग्जाम में भी 2 बार आ रखा है, और ये आपका क्या कहते हैं बाइनोमियल मॉडल के जो रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो या रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो मेथड है वहां से क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ कहने लायक है, आराम से 7 मार्क्स आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लायक था। ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 4.2 है, ये भी फॉरेन एक्सचेंज का अगर पढ़ के गए हुए हैं क्वेश्चन सॉल्व करके गए हुए हैं तो ये क्वेश्चन में भी कहीं पे मिस्टेक नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को मैं बिलो एवरेज रखूंगा क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है और कहीं पे भी मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आ रहा है। इसमें आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है फॉरेन एक्सचेंज का, जिसमें आपको बोला गया है कि 60 डेज और 30 डेज की बात करें इसमें कि हम 60 डेज पे करें या 90 डेज पे करें, क्योंकि 90 डेज में जब हम पेमेंट करते हैं आपको याद है इसमें 90 डेज और एक में बोला गया है 60 डेज का आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट दिया जा रहा है, और बाकी अगर 30 डेज का अगर आप लेना चाहो तो आप सप्लायर से इंटरेस्ट पे करके 90 डेज का आप क्रेडिट ले सकते हो। तो दोनों ऑप्शन के अंदर हम 90 डेज में पेमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 मंथ का हम लोग लोन लेके पेमेंट करते हैं और सेकंड ऑप्शन के अंदर सीधा 90 डेज में पेमेंट करते हैं। दोनों के अंदर पेमेंट जो हमारा होता है वो 90 डेज पे, तो दोनों को कंपैरिजन करके हम लोग यहाँ पे डिसीजन ले लेते हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन था ये। अगेन आपका हाँ ये इसी क्वेश्चन की बात करें, डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर आपका 21C है। ये हम लोगों ने क्लास में भी सॉल्व किया हुआ है। एक चीज बस मैं देख लूं कि 2 पेमेंट है या 1 पेमेंट है।
देखो इतना लंबा क्वेश्चन है ना, इतना लंबा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट को एक बार रीड तो कर लेना चाहिए। अरे कम से कम कॉपी पेस्ट किए हो क्वेश्चन को तो कम से कम दो अमाउंट को हटा के एक अमाउंट तो कर देते। अब 31 जुलाई को और आपका एक अमाउंट है 30 सितंबर का। अरे इतना लेंदी क्वेश्चन बन जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो डबल डबल क्वेश्चन ये फॉरेक्स और डेरिवेटिव के मिक्सर वाले का। इसमें तो कुछ बच्चों को ये जो होते हैं ना यही समझ में नहीं आता है। अब देखो ये ऑलरेडी हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर डिस्कशन किया, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे यहाँ पे। ये जो है आपका ये स्ट्राइक प्राइस दिया गया, इसमें से सारे ऑप्शन यूज नहीं होते, इसमें से दो ही ऑप्शन यूज होते हैं, एक का कॉल और एक का पुट शायद यूज होते हैं। तो आप रीड ये सॉल्व होने लायक क्वेश्चन है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। ये आपका सेक्शन सी है जिसमें आपका कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन डाला गया है। कैपिटल बजटिंग के केस स्टडी क्या बोलोगे कि कैपिटल बजटिंग का सीधा एनपीबी निकालने वाले तीन को अल्टरनेटिव दे दिया गया है। तीनों अल्टरनेटिव का आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पे एनपीबी निकलवा रहे हैं। एक बार आपको अल्टरनेटिव 1 का एनपीबी निकलवा रहे हैं, एक बार अल्टरनेटिव 2 का एनपीबी निकलवा रहे हैं, एक बार अल्टरनेटिव 3 का एनपीबी निकलवा रहे हैं। हाँ, इसमें आपको इक्वल एनुअल कॉस्ट निकलवा रहा है, तो ये आपने कैलकुलेशन करने को सीखा था अनइक्वल लाइफ वाले के अंदर। तो ये लेंदी जरूर है, तो मार्क्स भी तो ज्यादा दिया जा रहा है, इसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। तो ये सॉल्व होने लायक क्वेश्चन है। इसमें वैसे सॉल्व मैंने किया नहीं, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर से देखा है तो लगता है कि आराम से सॉल्व हो सकता है, अगर टाइम हमारे पास 40 to 45 मिनट्स तो लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 40 मिनट तो लग ही जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी आपका न्यू सिलेबस वाले की। अगर मैं एक बार क्विकली अगर मैं रिव्यू करूं अगर ओल्ड सिलेबस वाले का, तो देखिए ओल्ड सिलेबस वाले का जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कहते हैं कैपिटल बजटिंग के एडजस्टेड एनपीबी पे है। अगर यहाँ पे देखोगे ना तो एडजस्टेड एनपीबी निकालने को बोला गया। मैं आपको बता दूं एडजस्टेड एनपीबी निकालने के लिए टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं पे कहीं पे भी नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है इंटरेस्ट का, तो कुछ स्टूडेंट ये मान सकता है कि इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है और ये कह सकते हैं डी। देखो मैं अगर एग्जामिनर रहता तो मैं डी अगर किसी ने सेलेक्ट किया है तो उसको भी मैं मार्क्स देता, क्योंकि मैं बता दूं एडजस्टेड एनपीवी निकालने के लिए इंटरेस्ट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो कि नहीं दे रखा है। लेकिन अगर मैं एज ए स्टूडेंट अगर बैठा होता तो मैं अभी क्या आंसर देता मैं बता दूं, क्योंकि आंसर तो मेरे पास भी नहीं, मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट क्या देगा। लेकिन मैं अगर एज ए स्टूडेंट अगर सोचूं तो मैं इसके आंसर बेस एनपीबी निकाल के दे देता, क्योंकि बेस एनपीबी तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 30 का इसमें आउटफ्लो है और 8 लाख का जो हमारा है परपेचुअल कैश फ्लो जाएगा। तो परपेचुअल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, 8 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, 8 डिवाइडेड बाय 0.2, हमारा ये 40 लाख का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। तो 40 लाख का पीबी और 30 लाख का आउटफ्लो, तो 10 लाख का एनपीबी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 10 लाख का आपका गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल रही है, तो हमारा इससे हमारा आउटफ्लो जो है कम हो जाएगा, तो आउटफ्लो 20 हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि 40 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है, 20 का हमारा क्या है आउटफ्लो है, तो 20 का जो है हमारा बेस केस एनपीबी आ जाता है। ये खास करके बेस एनपीबी है, इसी बेस एनपीबी को हम एडजस्टेड एनपीबी मान ले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट को जो अज्यूम किया है ना, इंटरेस्ट हमने जीरो अज्यूम करके ये बोले है। तो मैं अगर एग्जाम में होता तो मैं बी इसका आंसर देता। अगर सेकंड पार्ट में आ जाए तो देखिए सेकंड पार्ट में बोला गया है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ डेट हैविंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंप्लाइज दैट द इन्वेस्टमेंट इज सेफ एंड रिकमेंड्स दैट द इन्वेस्टर कैन गो अहेड। याद रखना, रेटिंग कभी भी ये नहीं बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, वो ये बताता है कि हम आपको अपना ओपिनियन दे रहे हैं उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे। वो सिर्फ एक आपको ओपिनियन देना है, डिसीजन आपको लेना है। तो इसको अगर चारों को पढ़ने जाओगे तो जो मुझे लगता है इंप्लाइज द ओपिनियन ऑफ द रेटिंग एजेंसी, वो रेटिंग एजेंसी अगर कोई रेटिंग करता है तो सिर्फ अपना ओपिनियन देता है दैट विल पे बैक द कैपिटल एंड स्टेट इंटरेस्ट ऑन द टाइम। मेरे हिसाब से इसके आंसर जो होगा आपका डी होगा। बाकी कहीं पे भी कोई श्योरिटी नहीं देता है, बाकी जहां भी देखोगे ना तो सारे आपको श्योरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़े थर्ड पॉइंट में, तो थर्ड पॉइंट में डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इस डेरिवेटिव के क्वेश्चन के अंदर अगर आप आते हो तो देखो ये क्वेश्चन जुलाई सीए के जुलाई 2021 में ये 8 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 7 भी है। अब मुझे बताइए 8 मार्क्स से पूछे हुए क्वेश्चन को आप यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछ रहे हो, कैसे जस्टिफिएबल है? इंस्टीट्यूट को ही पता होगा। इंस्टीट्यूट को हमेशा बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। मुझे लगता है एकदम इतना भी बेरहम नहीं हो जाना है कि भाई स्टूडेंट कहाँ जाए ना जाए हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 8 मार्क्स के पेपर को कभी भी 2 मार्क्स में कैसे पूछ सकते हो? थोड़ा सा उसका लेवल क्या करो, ठीक ठाक करो। चलो कोई बात नहीं, वापस आइए यहाँ पे। इस क्वेश्चन के पूछा गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी याद होगा, बोला गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ इंडेक्स आफ्टर 3 मंथ क्या होगा। तो देखो आपको यहाँ पे शेयर का चेंज दे रखा है, शेयर का चेंज हमारा 3.2% का है। किसका चेंज है यहाँ पे? शेयर का।
शेयर में आपका चेंज आ जाएगा 3.2% का। तो आपको पता है जो बीटा होता है ना, चेंज इन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन निफ्टी, तो 3.2% है और डिवाइडेड बाय आपका कितना है हमें नहीं पता, बीटा हमारा 1.5 है, 1.5 नहीं 1.6 है, तो 1.6 है तो एक्स कितना होगा बताइए, 3.2 डिवाइडेड बाय 1.6, तो आपका निफ्टी का जो चेंज आ जाएगा ना, हम यहाँ पे अगर देखें तो ये निफ्टी का चेंज हमारा कितना परसेंट आएगा, 2% का। अब आप मुझे बताइए, निफ्टी में हमने 100 लाख का निफ्टी खरीद रखा है, लॉन्ग पोजीशन हमने निफ्टी में 100 लाख का बना रखा है, और मार्केट निफ्टी जो है शेयर गिर रहा है ना, डाउन जा रहा है ना, इसमें ड्रॉप, हाँ ये अगर आपका डाउन जा रहा है तो ये भी हमारा डाउन जाएगा, तो 2% से हमारा निफ्टी गिरेगा। तो 100 लाख का निफ्टी है तो मार्केट वैल्यू 3 महीने बाद कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2%, तो इसकी आंसर होना चाहिए आपका 98 लाख का होना चाहिए मेरे हिसाब से। थर्ड पॉइंट का फोर्थ पॉइंट में अगर हमारा आ जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत आसान दे रखा है कि 8.6 का आज का एनएबी है और कहते हैं कि हमारा 26.16% का आपका रिटर्न है। तो अगर 21.6% का रिटर्न होगा तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया 8.6 में मैंने ऐड कर दिया 26.16%, तो हमारा ये वैल्यू बन जाता है, यानी कि एंड का वैल्यू जो है ना 8.6 प्लस 26.16% का, हाँ ये 10.85 होना चाहिए, और बीच में हमारे को इतना रिसीव हो गया है, तो इतना अगर 10.85 अगर मुझे मेरा वैल्यू होता तो मेरा रिटर्न अगर इतना होता, तो ये दोनों तो मैं रिसीव कर चुका हूँ, तो ये दोनों माइनस कर दिया, तो 9.35 एंडिंग का एनएबी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है बी होना चाहिए। ये क्वेश्चन के अंदर मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट बहुत ही गलत काम किया है, इस तरीके से बच्चे को फंसाने का काम नहीं करना चाहिए। इसके अंदर अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया होगा स्टूडेंट ने, क्योंकि मैंने भी जब इस क्वेश्चन को अभी जब रिव्यू कर रहे थे, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे, तो मैंने भी 4-5 मिनट स्पेंड कर दिया कि ऐसा तो नहीं कहीं से निकल जाएगा, इस रास्ते से निकल जाएगा, उस रास्ते से निकल जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन ये आता है किसी रास्ते से इसका नहीं निकल सकता, इनसफिशिएंट पैरामीटर्स दे रखा है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है मैं बता दूं आपको, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, शार्प रेशियो दिया है, ट्रेनर रेशियो दिया है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। हाँ बाकी ये जो है ना कोरिलेशन इसका गिवन है, कोरिलेशन, और आपसे जो पूछा गया है बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट बता दीजिए। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट निकालने के लिए हमें एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड चाहिए और बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड और बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड जब तक नहीं निकल के आएगा ये नहीं निकल सकते। और देखो ध्यान से, बीटा हमारा ट्रेनर रेशियो में लिंक है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा शार्प रेशियो में लिंक है। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो किसी भी हाल में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड और बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड निकल नहीं सकता, याद रखिएगा। हाँ इन दोनों में से कोई एक अगर वो दे देता तब फिर बात जरूर बनती, लेकिन मुझे कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है, दो चीज मिसिंग और ये आरएम माइनस आरएफ भी अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी हाल में निकल नहीं सकता। जब ये दोनों नहीं निकल सकते तो आपका मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं निकल सकते, इनसफिशिएंट पैरामीटर मेरे हिसाब से आएगा, निकल नहीं सकता। मैंने 5 मिनट से ज्यादा इसमें स्पेंड किया हुआ था। मैं आपको बता दूं इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चे को स्ट्रेस आता है, खास करके क्या होता है टाइम ज्यादा स्पेंड हो जाता है, उनको लगता है कि हम किसी न किसी रास्ते से शायद निकाल लेंगे। तो ये अनफेयर पॉइंट इंस्टीट्यूट के लिए, इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं छठे पॉइंट में अगर मैं आ जाऊं तो छठे पॉइंट में देखिएगा डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन नंबर हमारे बुक का 16 ये है। मैं आपको बता दूं सीएमए वाले ने जून 18 में 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, सीए वालों ने मई 11 में इसको 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी आप 2 मार्क्स में पूछ रहे हो। कैसे जस्टिफिएबल हो बताइए? ये बिल्कुल नहीं जस्टिफिएबल है। ये आपका रिस्क न्यूट्रल मेथड के बेसिस पे आपको कॉल ऑप्शन का वैल्यू निकालने को बोलते हैं, और उसके लिए आपको पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस निकालना होता है। तो हाई प्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी आर माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी के बेसिस पे देखोगे तो 0.725 आता है। फिर उसके बाद आपको पे ऑफ निकालना होता है, फिर उस पे ऑफ को एवरेज करना होता है, फिर उसको डिस्काउंट करना होता है, और डिस्काउंट करना आपको कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। तो आपको यहाँ पे 12% दे रखा है और 3 मंथ का टाइम पीरियड है, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 अगर करोगे तो 3% का रेट, यानी कि ये आपका टाइम यूज करके अगर कॉल का वैल्यू निकालोगे 30.96 आता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो वैल्यू होना चाहिए 30.94 ये आपका आ जाता है। अगर मैं 7वें पॉइंट पे आ जाऊँ तो ये आपका ये क्वेश्चन तो पीछे भी हमने जब आपको ये पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन को रिवीजन कराया था वहां पे भी ये क्वेश्चन आपका था, वहां पे भी मैंने बताया था कि देखो क्वेश्चन के अंदर ये जो आरएम दे रखा है ये नहीं देना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न देना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो होता है दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है, एक है आपका बीटा और एक है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। और एक्स एक्सिस पे आपका बीटा जाएगा, एक्स एक्सिस पे आपका बीटा जाएगा, वाई एक्सिस पे आरएम नहीं जा सकता, एक्सपेक्टेड रिटर्न जाएगा। तो इंस्टीट्यूट जो आरएम लिखा है ये गलत लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज पढ़ने से आपको पकड़ में आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो उसके बेसिस पे देखोगे तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन इसका आंसर होता है। तो ये आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन का ये जो ग्राफ आपका बनता है ना एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क बीटा के बीच का, तो वो आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनता है।
ये क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ये याद रखिएगा, कैपिटल बजटिंग का ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है आपका, ये हमारे बुक का भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने अपने बुक में भी रखा हुआ है। आप जाओगे तो 13 के सीरीज में 13 ABC जो है आपका यही क्वेश्चन है। ये एटलीस्ट 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए था, जिस तरीके से आपने पूछा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ, लेकिन फिर भी आपने 2 मार्क्स में पूछा है, बिल्कुल ही फेयर नहीं है, अनजस्टिस स्टूडेंट के साथ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये आपको जो प्रोबेबिलिटी पूछा है, यहाँ से यहाँ के बीच का आपको प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो आपको 2 बार जेड निकालने पड़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, इसके बीच का डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बीच का जो एरिया है वो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 1.75 एक 0.25 है, तो 0.75 का प्रोबेबिलिटी इतना बनता है, 0.25 का प्रोबेबिलिटी इतना बनता है, ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे ये और ये, तो आपका प्रोबेबिलिटी जो बनता है 37.21 बनता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो 37.21 होना चाहिए। 9th नंबर पे आ जाओ, तो ये क्रॉस रेट का आपको क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा 3 को रेट को आपको क्रॉस करवा रहा है, इस तरीके क्वेश्चन कितने बार 5 मार्क्स में आ रखा है क्रॉस रेट के अंदर, 5 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करवा रहा है। हाँ, एक इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है बच्चों को कि बीड और आस्क इसमें दोनों दे रखा है। तो देखो आपको अगर N100 के लिए ऐसा क्वेश्चन हमारे बुक में आपका क्वेश्चन नंबर मैंने मेंशन नहीं करा है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 का D होगा शायद, या 6 का B होगा। आप जाओगे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर तो क्वेश्चन नंबर 6 का B या 6 का D होगा, तो आप देखोगे उसमें 100 N वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे 100 N का जो भी आपका रेट बनता है, 100 N का रेट निकालोगे तो इक्वेशन तो बना लोगे। यहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि बोल रहा है कि N कैन बी परचेज्ड, कौन परचेज करेगा, कस्टमर या बैंक। देखो मैंने पीछे ही बता रखा था, कुछ ना बोला गया तो खरीदने बेचने वाले काम कौन करता है, कौन जाता है, कस्टमर ही जाता है। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, तो कस्टमर परचेज करेगा तो आस्क रेट अप्लाई होगा। यहाँ पे आस्क रेट हमने लिया है, मान लीजिए यहाँ से आस्क रेट निकालने के बाद यहाँ पे ABCD में से कोई भी चॉइस मैच नहीं होता, ऑप्शन नहीं मैच होता, तो दूसरे ले लेते आप, बीड अप्लाई कर देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेशन करने गया तो मेरे को आया 65.52, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। इसमें RBI बोला है कि मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए क्या मेजरमेंट लेगा। आपको याद होगा हम फॉरेन एक्सचेंज के पहले ही लेक्चर में, पहले या सेकंड लेक्चर में हम सारे आपको बताते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर RBI क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे छेड़खानी करते हैं, कि ताकि हमारा जो GDP है और जो इन्फ्लेशन है वो बैलेंस रहा जाए। तो इसमें अगर आप जाके देखोगे तो मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए इंस्टीट्यूट जो है, सॉरी RBI जो है यहाँ पे CRR को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि डिक्रीज करके SLR को डिक्रीज करके कभी भी आपका मनी सप्लाई को कम नहीं किया जा सकता है, बैंक रेट को घटा के भी नहीं किया जा सकता। बैंक रेट घटाते हैं लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा यहाँ पे लिक्विडिटी को घटाना है क्योंकि इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए सोचना है, तो उस केस में उसको CRR बढ़ा के सारे के सारे पैसे जो है बैंकिंग सेक्टर में लेके आना है, तो लिक्विडिटी घट सकता है। तो ये था आपका क्या कहते हैं MCQ पोर्शन। अगर सेक्शन B में आ जाए हम लोग, तो ये क्वेश्चन आपका लीजिंग डिसीजन का है, क्वेश्चन नंबर 2A है हमारे बुक की, जो क्वेश्चन नंबर 2A है उसी क्वेश्चन नंबर 2A पहले हमारे जो बुक के क्वेश्चन थे वो आपके CMA एग्जाम का ही था, लेकिन वो टेबुलर फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा था, इसको लैंग्वेज के फॉर्मेट में प्लेस किया है, और ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन सेम है, वहां पे भी हॉस्पिटल था, यहाँ पे भी हॉस्पिटल है, ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह जिस तरीके से रीड करोगे ना सब कुछ आपका 2A के मैच करेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है, अगर लेंदी है इसीलिए आपको मार्क्स भी तो ज्यादा दे रहा है, यहाँ पे 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बार आपका लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएशन है, एक आपका लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएशन है, तो ये क्वेश्चन आपका बनने लायक था, अगर आपने पहले से सॉल्व किया होगा तो बन जाता, लेकिन टाइम जरूर आपका कंज्यूम होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 के पे आ जाए, तो ये भी क्वेश्चन अभी जो हमने रिसेंटली एक आप देखोगे तो आपको 10 डेज पहले आपको एक वीडियो डाला था मैंने, जिसमें आपका फार्मा नेट सिलेक्टिविटी और मॉर्निंग स्टार इंडेक्स पे मैंने एक वीडियो डाला था, उसी से एक क्वेश्चन है आपका मॉर्निंग स्टार इंडेक्स वाले क्वेश्चन है। ये आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमने डाला हुआ है। 5th एडिशन वाले क्वेश्चन में बुक में शायद आपको नहीं मिलेंगे, 6th एडिशन जो हमने हमारा जो लेटेस्ट बुक था उसके अंदर मॉर्निंग स्टार पर हमने डिस्कशन किया था, मॉर्निंग स्टार वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अगर अभी आपने पढ़े होंगे तो ये बन सकता है, अदरवाइज ये भी आपका मिस हो सकता था। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने लायक है, ये आपका आराम से सॉल्व होने लायक है। पोर्टफोलियो की क्वेश्चन नंबर 12.2 है ये हमारा। इसके अंदर कुछ बच्चों को मैंने देखा टेलीग्राम पे ये पूछे जा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 0.2 की बात कर रहे थे। पहला पॉइंट तो उन लोगों को स्टूडेंट का निकल के आ गया, क्योंकि आपको टेबल बनाना है, 9 कॉलम आपको एडजस्ट करने हैं और उससे कैलकुलेशन हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक नहीं है, आराम से देखो, आपने थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा है। जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है, याद रखिए मैंने कितने बार क्लास में बोल रखा होगा, जीरो रिस्क पोर्टफोलियो तभी बन सकता है जिसका कोरिलेशन -1 आना है। याद रखना कोरिलेशन क्वेश्चन के अंदर दे दिया है, तो आप पहले पार्ट के अंदर जो आप कैलकुलेशन करोगे उसमें कोरिलेशन वाले कैलकुलेशन नहीं करना है जो 9 कॉलम हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो -1 हो गया तो आपका 0 हो जाता है। तो आपको याद होगा जब -1 ऑलरेडी है कोरिलेशन, तो उस केस में हमारा जो वेट ऑफ, जैसे 2 सिक्योरिटीज के अंदर एक स्पार्क और एक इवेक्ट है, तो मान लीजिए स्पार्क का अगर आप वेट निकाल रहे हो तो आपको क्या लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
एस। तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऑलरेडी आपने पहला पॉइंट में निकाल लिया है। ये जो वेट आएगा, इस वेट का इस वेट वाले जो पोर्टफोलियो बनेंगे उसका रिस्क आपका जीरो होगा। उसका जो पोर्टफोलियो निकालोगे ना स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो, तो आपको जीरो आ जाएगा। तो वो जो वेट निकालोगे उस वेट को यूज करना एवरेज रिटर्न निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है ना। तो ये जो एवरेज निकाला होगा प्रोबेबिलिटी को यूज करके, वो हो जाएगा रिटर्न ऑफ एस। इसको प्रोबेबिलिटी को यूज करके जो एवरेज किया होगा वो हो जाएगा रिटर्न ऑफ ई। और इन दोनों को एवरेज करना है इस वेट से निकाल के। तो डब्ल्यू ऑफ वेट ऑफ एस आ जाएगा, वेट ऑफ आप ई निकालना। कैसे निकालोगे? 1 माइनस जो ये वेट आया था माइनस कर देना, ठीक है। यानी कि मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो जो हमने कैलकुलेशन कराया था उसका ये क्वेश्चन है। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो में हमने बोला था, आपको याद होते हो गया, यहाँ पढ़ा नहीं रहे हम सिर्फ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका सॉल्व होने लायक था, हम लोगों ने क्लास में भी सॉल्व किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान देके तसल्ली से सॉल्व किए होंगे। अगर सॉल्व करके गए होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने लायक था फॉरेन एक्सचेंज का, अदरवाइज मिस हो सकता था। ये क्वेश्चन नंबर डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 4 का है। कितने बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा? याद होगा, व्हीट वाले क्वेश्चन और राइस वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होने लायक है। याद रखना, अगर क्वेश्चन के क्या कहते हैं डेटा में अगर कुछ अप डाउन हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ऊपर ऊपर से देखा है। तो मुझे तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं है, आराम से सॉल्व होने लायक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, अगर डेटा में कुछ गड़बड़ी होगा तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फेयरली तब पता चलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हो किसी क्वेश्चन में, अगर डेटा के अंदर कुछ गड़बड़ी नजर आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पे अगर हम लोग आ जाए तो ये क्वेश्चन तो आपको कितने क्या कहते हैं फ्लैग, रेड फ्लैग इस पे लगा रखा है कि ये जो आपका थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा मुसीबत है आपके लिए, क्योंकि अभी तक कम से कम 4 से 5 सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट बदल चुका है इसको। और मैंने बोला भी था इसमें ज्यादा रिस्क मत लेना। और देखो रिस्क कितने मार्क्स है आपका? ओनली 2 मार्क्स का। तो बच जाते ना, या तो इसको छोड़ ही दो सेकंड पार्ट को, या तो आप क्या करते बताइए? बोलोगे सर हम क्वेश्चन, अरे जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उनको पता होगा ना। आप देखिए ना हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 7 का भी है, इसके अंदर अभी रिसेंटली में कुछ और सॉल्यूशन भी दिया है। तो मैंने फिर भी बताया था कि आप लोग एग्जाम में सॉल्व करके आना। क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम निकालने को बोला है, तो ये आप निकाल दो सिक्योरिटी एम का अलग और सिक्योरिटी एन का अलग। 15 माइनस 10 कर दो सिक्योरिटी एम का, और 20 माइनस 10 कर दो सिक्योरिटी एन का। बात खत्म, इतना निकाल के आ जाओ। मार्क्स देना है दे, ना देना है ना दे, 2 मार्क्स की बात है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर म्यूचुअल फंड का है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन वाले क्लास में भी सॉल्व किया है, ज्यादा टाइम टेकिंग है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करके नहीं गए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सॉल्व नहीं हुआ होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। लेकिन सॉल्व होने लायक था, ऐसा नहीं कि नहीं था। हाँ, लेकिन इसके पहले से पढ़ के गए होते तो नया क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए तो ये भी क्वेश्चन आपका 16 का ही है। ये क्वेश्चन नंबर ये आराम से सॉल्व होने लायक बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन था आई थिंक। हाँ जी, बाइनोमियल मॉडल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का ही ये भी आपका सॉल्व हो जाता, दिक्कत इसमें नहीं था। ये क्वेश्चन आपका पोर्टफोलियो का क्वेश्चन नंबर 9 का सी है। 9 के सी के जैसे इसमें आराम से कैरेक्टरिस्टिक लाइन नहीं, ये पूरा ही है, ये 100% आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है ये भी आपका क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन वाले सॉल्व होने लायक था, कोई दिक्कत नहीं था। अगर कहीं पे डेटा में कुछ गड़बड़ी है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए तो ये आपका क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग की, जो हम क्वेश्चन नंबर 14 ए की बात कर रहे थे डिसीजन ट्री का, उसी डिसीजन ट्री के क्वेश्चन को लैंग्वेज में प्रेजेंट किया है इसने। अगर लैंग्वेज को जिस किसी ने भी इंटरप्रेट कर लिया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोगों को थोड़ा सा दिखेंगे सर ये क्वेश्चन नंबर 14 ये कैसे हो गया डिसीजन ट्री का, जो भी हमने उधर दिखाया था ना आपको थोड़ा देर पहले, जो डिसीजन ट्री वाले जो क्वेश्चन दिखाया था आपको, कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये क्वेश्चन ऐसे कैसे हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये वाले क्वेश्चन जो है देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा ही लैंग्वेज में लिख के दे रखा है उसको। तो डिसीजन ट्री का क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आज लिख दिया, एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने वाला है। अगर आपको क्या करना है, बस ये इन्फॉर्मेशन को प्लेस करना है कि अगर सेकंड ईयर ऐसा, फर्स्ट ईयर ऐसा होगा तो सेकंड ईयर ऐसा होगा, अगर फर्स्ट ईयर ऐसा होगा तो सेकंड ईयर ऐसा होगा। इस तरीके से इसने लैंग्वेज में लिख के दिया। ये भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने लायक है। अगर मैं इसके बी पार्ट पे आ जाऊँ तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, जो फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज का एक लेंदी वाले क्वेश्चन है आई थिंक, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होगा शायद। एक्सपोर्ट ऑर्डर भी है और इसमें इंपोर्ट ऑर्डर भी है। हाँ जी, ये भी आपका किस करेंसी में इनवॉइस बनानी चाहिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ये भी है, लेकिन आपका सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का जी एग्जामिनेशन में, सॉरी क्लास में। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होने लायक था। बाकी ये रहता है थियरी आपका 8 में। तो देखा जाए तो एग्जाम्शन लाने के लिए मेरा जो ओवरऑल व्यूज है, देखो पढ़ा हुआ क्वेश्चन होने की वजह से लेंदी क्वेश्चन होते हुए भी कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो मैं अगर कंपैरेटिवली देखूंगा, जैसे कुछ लोग मेरे को कम से कम 3-4 स्टूडेंट ने बोल दिया कि सर न्यू सिलेबस वाले का पेपर ज़्यादा आसान था। मैं आपको बता दूं, ओल्ड सिलेबस वाले का जो आपका एमसीक्यू था वो थोड़ा सा लेंदी था, अदरवाइज देखा जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए थे। कंपेरेटिवली न्यू सिलेबस वाले में थोड़ा सा आपका नया क्वेश्चन भी डाला गया था। तो जो भी है, अब अगले पेपर का तैयारी कीजिए, जो हो गया सो हो गया। बट एक ही चीज़ बोलूँगा, प्रैक्टिस करके पढ़िए। अगर आपके इस बार पेपर खराब रहा है तो
पढ़ना, एग्जामिनेशन के जस्ट बाद से पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए चॉइस तो कुछ है नहीं, कोई इसका दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं और यहाँ आके पीछे हट नहीं सकते, तो थोड़ा सा एफर्ट और ज़्यादा लगाना है और नेक्स्ट पेपर आप अच्छे से दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।